नमस्कार। यूट्यूब चैनल लिटकेन 2020 पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। 10 जनवरी का दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है और आज हम एक ऐसी शख्सियत को आपसे रूबरू करवाएंगे जिनका जन्म हिंदी परिवार में हुआ है, साहित्यकार परिवार में हुआ है। भारत में पली-बड़ी हैं, भारत में अपनी कर्मस्थली बनाया, लेकिन उसके बाद अमेरिका चली गई और अमेरिका में भी उन्होंने अपना जो हिंदी के प्रति जो लगाव है उसको बरकरार रखा। सीधे हम रुख करते हैं न्यूयॉर्क के लिए और न्यूयॉर्क में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मधु शर्मा, जो कि उनके परिचय में बस इतना ही कहेंगे कि अंग्रेजी साहित्य में एमए किया है, बीएड किया, एमएड किया। इनके पति भूवैज्ञानिक और पर्यावरणविद हैं। प्रकृति के बीच में तो जाहिर सी बातें रही हैं और पिता, जैसा हमने कहा, साहित्यकार हैं। पंडित हरिप्रसाद शास्त्री इनके पिताजी हैं और घर में जब बचपन में और जवानी के दिनों में भी साहित्यकारों का आना जाना बिल्कुल लगा रहा है। बाल कवि बैरागी, काका हाथरसी, संतोष आनंद, सोम ठाकुर, हरिओम पवार, सुरेंद्र शर्मा, अशोक चक्रधर, ओम प्रकाश आदित्य, हुल्लड़ मुरादाबादी, कुंवर बेचैन जैसे बहुत सारे अनेक नाम, एक लंबी फहरिस्त है। रामधारी सिंह दिनकर इनके बचपन में इनके घर आया करते थे, लेकिन क्योंकि उस वक्त इतनी ज्यादा समझ नहीं हुआ करती थी कि ये कितने बड़े कवि हैं। यूट्यूबर हैं। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में एक लोकल बैंक में इन्होंने काम किया है सीनियर कंसल्टेंट के रिलेशन ऑफिसर के तहत। और 3 इनके साझा कविता संग्रह आए हैं। मिट्टी की सुगंध, एक शेर अर्ज किया है, और समंदर पार इंद्रधनुष। जाहिर सी बात है समंदर पार ही है इंद्रधनुष आज भारत से। फेसबुक पेज भी इनका बहुत ये एक्टिव रहती हैं। ब्यूरो चीफ न्यूयॉर्क अद्भुत मीडिया में है। अंतर्राष्ट्रीय काव्य प्रेमी मंच के साथ ही जुड़ी हुई हैं। भारत को जाने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे अनेक संस्थान जिनसे ये जुड़ी हुई हैं। चलिए हम सीधा स्वागत करते हैं मधु शर्मा का। मधु जी, आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश कानवा जी। और मैं अपने साथ जुड़े हुए तमाम दर्शकों का जो अभी जुड़े हैं या बाद में हमारे प्रोग्राम को देखने वाले हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ और नूतन वर्ष की शुभकामनाएं के साथ आज हिंदी दिवस की भी शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी को। हमारे साथ पटना बिहार से जुड़े हुए हैं सोनू मिश्रा, एक युवा पत्रकार हैं और बहुत कर्मठ हैं, साथ ही साथ बहुत ऊर्जावान हैं। मधु जी, आपसे हम बातचीत करते हैं क्योंकि आज विश्व हिंदी दिवस के रूप में पूरी दुनिया मना रही है। हिंदी का परचम पूरी दुनिया में आज हम देखते हैं फहराता हुआ, लहराता हुआ देख रहे हैं। न्यूयॉर्क जहां आप रह रही हैं और जिस देश में आप रह रही है, वहां पर हिंदी की स्थिति आप कैसी देखती हैं? इस हिंदी की स्थिति में बहुत इसमें परिवर्तन देख पा रही हूँ और कम से कम मैं कह सकती हूँ कि जब से कोविड शुरू हुआ है हमारा हमारे हिंदी को जैसे जान सी मिल गई है, क्योंकि हम कोविड के दौरान बहुत जुड़ पाए। समस्त विश्व जैसे एक साथ एक पटल पर आ गया और जितने भी ऑनलाइन कार्यक्रम हुए हैं उनके माध्यम से हिंदी का जो प्रचार प्रसार है उसको बहुत बल मिला है। पहले हमारे पास हिंदी में बोलने के मौके कम होते थे, क्योंकि हम जब मिलते थे तो हम जिसको भाषा को हम इंग्लिश बोलते हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर, वो बोला करते थे। लेकिन जब से थोड़ा साहित्य गतिविधियों के साथ जुड़े हैं, थोड़ा सा पूरे विश्व के साथ जुड़े हैं, अच्छी भाषा सुनने को मिलती है तो अच्छी भाषा हम बोलने भी लगते हैं फिर। तो मुझे तो स्वयं में अपने बोलने में बहुत परिवर्तन लगता है पिछले 3 सालों में। पहले मुझे बोलते हुए अटकती थी, लेकिन अब लगता है कि मुझे हिंदी बोलने में कोई भी असुविधा बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि आपका परिवेश अंग्रेजी रहा है कि आप खुद अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी हैं, अंग्रेजी में ही आपने एमए किया है,
आपने शिक्षण भी अंग्रेजी के माध्यम से ही किया है, लेकिन इसके बावजूद जब आप दूर देश रह रही हैं, वहाँ पर आपने हिंदी को अपने उस एक लेखनी के तौर पे अपनाया है, तो ज़ाहिर-सी बात है एक खुशी होती है कि हाँ, हिंदी जो हमारी राजभाषा है, जो हमारी मातृभाषा है, उसका अस्तित्व दूर देश में भी कहीं न कहीं ज़्यादा दिखता है। जी, बिल्कुल। और यहाँ न्यूयॉर्क कहो या विश्व के किसी भी अन्य देश में कहो, हिंदी का प्रयोग जिस रूप में हम करते हैं और भारत में रह के जिस तरह हिंदी का प्रयोग हम करते हैं, उसमें बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि हम अपने काम पर यहाँ पर हिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते, और जैसा आप जानते हैं कि दिन का अधिकांश समय तो हमारा काम पर ही बीतता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ पे हम हिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदी समझने वाले लोग नहीं होते। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने जब भी काम किया है, मैं कस्टमर सर्विस में रही हूँ, मैं बैंक में कार्यरत रही हूँ, और मेरी हमेशा यही कोशिश होती थी कि मेरे पास, मेरे डेस्क पे अगर कोई भी आए, वो उनको अगर मैं हिंदी का एक भी शब्द सिखा पाऊँ, तो वो मेरा दिन बहुत अच्छा, मैं समझती थी, आज मेरा गुज़रा है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे थे, जो मुझे आके नमस्ते कहा करते थे। भले ही उनका जवाब मैं उनको हिंदी में नहीं देती थी, क्योंकि उनको इससे ज़्यादा और नहीं आता था। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो सीखना चाहते थे, और जो कुछ सेंटेंसेस भी लाइक छोटे-छोटे, जल्दी करो, चलो, इस तरह के शब्द भी सीखते थे वो, और बोलते थे मेरे साथ में। तो उनके प्रयासों को देख के मुझे लगता था कि अगर मैं इतना भी कर पाऊँ कि कुछ शब्द भी अपनी भाषा के मैं दूसरों को सिखा पाऊँ, तो वो मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट मैं उसे कहूँगी अपना, अपने लिए। जब बैंक में आपके पास में आप कह रहे हैं कि वहाँ पर आप बैंक में एक रिलेशन ऑफिसर रही हैं, जी। वहाँ के बासिंदे जो न्यूयॉर्क के हैं, अमेरिका के जो वहाँ के मूल निवासी हैं, वो आपसे आके नमस्ते कहते हैं, भारतीय जी। बोली में, हिंदी में। तब आपको कैसा प्रतीत होता था कि हाँ, मेरे देश की भाषा यहाँ ये लोग भी बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, और हर जगह 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि जिनको आप कह सकते हैं कि उनके लिए सिर्फ़ अपने अलावा कुछ और नहीं होता है। उनकी आँखें खुली नहीं होती हैं, उनकी आँखें, मैं कहती हूँ, बंद होती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जो पढ़ते हैं, जिनके कहते हैं ज्ञान चक्षु खुले होते हैं, जो सीखना चाहते हैं विश्व की में क्या हो रहा है, दूसरी संस्कृतियों को। तो ऐसे लोगों को आप विश्वास नहीं करते हैं। मुझे लगता था कई बार कि शायद जो लोग पढ़ते हैं भारतीय संस्कृति के बारे में, वो शायद मुझसे ज़्यादा जानते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, नमस्ते का अर्थ मुझे एक अमेरिकन ने बताया जी। कि I bow to you because I bow to Almighty who is a part of you, me and everyone. वाह! दिस इज द ये मुझे व्याख्या एक अमेरिकन ने नमस्ते की दी। हुँ। मुझे लगा शायद इससे अच्छी व्याख्या मैं और किसी को नहीं दे सकती थी, तो मैंने सीखा ये नमः-अस्ते। उनसे, नमः अस्ते। हुँ। तो बहुत अच्छा लगता है, और हर तरह के लोग होते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, किसी भी भाषा का अपमान हमें नहीं करना है। सभी भाषाएँ अगर हम सीख सकें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी भाषा का मान, अपनी भाषा को बोलने में अ, गर्वान्वित महसूस करना, ये भाव हम सबके अंदर होना चाहिए। अपनी भाषा बोलने में कभी भी शर्म का अनुभव नहीं करें। आप ये नहीं सोचें कि आपको दूसरी भाषा नहीं आती है। आप अपनी भाषा को उतने ही सम्मानपूर्वक बोलें, जहाँ आप बोल सकते हैं। बचपन से आपने बहुत सारे साहित्यकारों को अपने घर में आते हुए देखा है, आपके पिताजी के पास आते थे। जब उनको आप सुनते थे तो आपके मन में क्या ऐसी कोई बात उमड़ती थी कि यार ये क्यों, या तो ये होता है कि ये क्यों इतना कह रहे हैं, या ये होता है कि कितना अच्छा कह रहे हैं?
किस तरह का भाव जी, आता जी। था उनको सुनकर? मेरा बचपन बिल्कुल कविताओं के बीच में बीता है, लेकिन उस वक़्त मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि ये लोग कुछ अलग मिट्टी के बने होते हैं, इनमें कुछ होता है, अंदर से होता है कि ये कविता जैसे लिख पाते हैं। हम मेरे जैसे आम लोग नहीं लिख पाते। हालाँकि मैंने भी बचपन में 1-2 लाइनें कभी लिखी थी, लेकिन वो कि मेरी किताबों के पन्नों से बाहर नहीं निकल पाई। हो सकता है कि उस वक़्त यदि पिताजी को पता होता कि मैं लिख सकती हूँ, तो बहुत खुश होते और बहुत प्रोत्साहित मुझे करते थे। लेकिन ये दबी हुई आग मेरे अंदर थी और वो कहते हैं ना कि शायद अब हवा मिली है उसको, तो मैंने थोड़ा लिखना शुरू किया है। लेकिन उस वक़्त का समय वो था कि कविता भी आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको प्रयास करने पड़ते थे कविता को या किसी भी चीज़ को जानने के लिए। आप लाइब्रेरी जाइए या आप अपनी किताबें ढूँढिए, उसमें अच्छी कविताएँ ढूँढिए, या जब हम कवि सम्मेलन में कविताएँ सुनने जाया करते थे, तो हमारे पास एक टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, उसमें रिकॉर्ड वाह! करके लाते थे। जी। और आधे से ज़्यादा कविताएँ तो वहीं पे याद हो जाती थी, क्योंकि वो इतनी इस स्तर की कविताएँ होती थी कि वो मन पे छप जाती थी सीधे। अ, उनको आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं होती थी और फिर वो महीनों तक हमारे वही कविताएँ ही चलती थी, हम घर में वही वातावरण रहता था। लेकिन मुझे सभी कवियों को देख के यही लगता था कि ये तो ये कवि हैं, ये कुछ अलग अलग इनकी प्रजाति है। अलग प्रजाति आपको लगती थी। जी। चलिए बचपन में रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्रकवि हैं, दिनकर जी जब घर आए होंगे तो आपने कभी सोचा कि ये उनके बारे में आप कभी जानते थे? बिल्कुल नहीं, मैं बहुत ही छोटी थी और जब पता चला कि कोई, ये तो पता था कि कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है हमारे घर में, लेकिन वो कौन है ये नहीं मालूम था। तो हमें अच्छे कपड़े पहनाए गए कि दिनकर जी आ रहे हैं आज, अच्छा खाना बना घर में। तो जब आए तो माँ ने कहा बेटा जाओ पैर छू के आओ। तो हालाँकि लड़कियाँ पैर नहीं छूते हैं, लेकिन माँ ने कहा है तो माँ ने फिर भी कहा कि उनके पैर छू के आओ। तो मैं गई, दौड़ के गई और पैर छुए और उन्होंने बहुत बुलाया, आओ बेटा बैठो मेरे पास मेरी गोद में। लेकिन मैं कहाँ, बस पैर छुए और दौड़ पड़े। आज जब सोचती हूँ तो मुझे रोए खड़े होते हैं कि काश मैं समझ होती, इतनी समझ होती जब मैं उनको देखती कि ये कौन है। वो पल मेरे ज़िंदगी में अभी तक मेरे जैसे कहते हैं ना आँखों के सामने अभी भी हैं, हालाँकि मैं बहुत छोटी थी तब। चलिए उसके बाद में फिर बाल कवि बैरागी जैसे जो जी, बहुत जी, विख्यात रहे हैं, देश के बड़े कवि रहे हैं और फिर अशोक जी, चक्रधर, ये भी जी, आपके घर में जी, जी। आते रहे हैं। जी, 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 जी। कुँवर बचन जी बिल्कुल। के साथ तो बिल्कुल हमारा घर जैसा संबंध था और मुझे एक बात अभी भी याद है कि जब मैं करीब एमए में थी, वो मेरी दीदी ने उनके अंडर पीएचडी की दिनकर जी के ऊपर। तो वो एक बार घर वाह! आए थे और मेरी और दीदी की शर्त लगी थी कि आप उनसे कविता सुनूँगी मैं। तो दीदी बोली नहीं तुझे नहीं सुनाएँगे वो। तो मैंने उसको चैलेंज की तरह लिया, चुनौती की तरह लिया। तो अ, वो आए, मैं धीरे-धीरे मैंने बोला उनको तो आप कोई कविता सुनाएँ। उन्होंने एक बार मुझे इग्नोर कर दिया, फिर मैंने दोबारा कहा, तो वो बड़े असमंजस में थे कि मैं इसको कौन-सी कविता सुनाऊँ। तो वो मुझसे पूछते हैं, "बेटा कौन-सी क्लास में पढ़ती हो तुम?" हुँ। तो फिर पिताजी बोले, "नहीं कुँवर साहब ये बिटिया मेरी एमए कर रही है।" तो बोले, "अच्छा ये एमए कर रही है?" तो फिर उन्होंने मुझे बड़े प्यार से अपनी कविता सुनाई। पिछले दिसंबर में जब भारत गए थे, पिताजी के 100वें जन्मदिन के अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर हुआ था और बहुत प्यार मिला हमें और अशोक चक्रधर जी, सुरेंद्र शर्मा जी, हरिओम पवार जी, तीनों एक मंच पर उस दिन थे, जो कि बहुत ही, शायद मैंने पहली बार तीनों को एक मंच पे कहीं एक साथ देखा था उस दिन। जी। बचपन की वो मधु
जिसको कविता की समझ नहीं थी और चाहे वो दिनकर जी के पैर छू के बैठ दूर चली गई या फिर बाल कवि बैरागी आए, उनको भी देख के इग्नोर करके चले गए। लेकिन जब आज अभी आप जब आए और पिताजी की 100वें जो जन्मदिन पर, जयंती पर आपने उन कवियों को एक बार फिर से सुना जो आपके घर में आया करते थे। वो जी, जी, अनुभूति, जी। पहले बचपन की अनुभूति और ये अनुभूति, दोनों में आपको कुछ लगा अंतर? जी, 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 बहुत, बहुत ज़्यादा। फ़र्क था भी और नहीं भी, क्योंकि वो तब भी आदर्श हुआ करते थे और अभी भी आदर्श हैं। उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन तब ये नहीं पता था कि वो कितने बड़े हैं और कविता क्या होती है, ये उतना नहीं पता था। कविता सिर्फ़ उसमें सुनने में आनंद आता है, ये मालूम था। अब कविता लिखी कैसे जाती है ये भी मालूम है और कविता की बात को कहा कैसे जाता है वो भी मालूम है, तो उनके प्रति जो श्रद्धा है, भक्ति है, वो और भी बढ़ गई। चलिए, जब आपको मालूम है कि कविता कैसी है और कविता अब किस तरह से की जा सकती है, तो क्यों नहीं पहले आपसे एक कविता सुने? जी, जी, मैं बिल्कुल कविता सुनाऊँगी अपनी, लेकिन सबसे पहले मैं अपने पिताजी के लिए कुछ शब्द कहना चाहूँगी। जी, स्वागत। जी, और उसके बाद उनके 100वें जन्मदिन पे जो मैंने कविता लिखी थी और वो उस कवि सम्मेलन में मुझे पढ़ने का मौका भी मिला। पहली बार मैंने अशोक चक्रधर जी, सुरेंद्र शर्मा जी और हरिओम गंवार जी जैसे दिग्गजों के सामने खड़ी हुई मंच पर, ये मेरा परम सौभाग्य रहा। तो यूँ तो हर पिता अपनी पुत्री के लिए उसका बिल्कुल, आदर्श होता है, उसका हीरो होता है, लेकिन मेरे पिता मेरे ही नहीं, पता नहीं कितने लोगों के आदर्श थे। बिल्कुल। सादा जीवन, उच्च विचार उनके लिए एक कहावत नहीं थी, एक उनका जीने का तरीका था। छोटा कद, खादी की धोती कुर्ता और सर पे गांधी टोपी। हुँ, हुँ। उसके अंदर कितना विराट व्यक्तित्व छिपा होता था। जब सोचती हूँ तो लगता है कि जब वो जीवित थे तो मैं सिर्फ उन्हें पिता के रूप में जानती थी, लेकिन अब देखती हूँ तो कितने रूप थे उनके। एक शिक्षक, एक समाज सेवी, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, सेनानी, कवि, बिल्कुल। लेखक, राजनीतिक संपादक, संचालक, एक हँसने हँसाने वाले बुजुर्ग। इतने रूप एक ही व्यक्ति के कैसे हो सकते हैं, मैं समझ नहीं पाती। और संगठन शक्ति की मिसाल तो उनके आलोचक भी देते थे, उस वक्त भी देते थे। गाजियाबाद की सांस्कृतिक, सामाजिक और साहित्यिक चेतना के केंद्र बिंदु थे। कभी नाचगिरी प्रचारणी सभा का अखिल भारतीय सम्मेलन, कभी अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन, कभी अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन, कोई ना कोई धुन उन पर हमेशा सवार रहती थी। और हुँ, गाजियाबाद में हिंदी भवन का निर्माण का स्वप्न जो उन्होंने देखा, वो उन्होंने अपने जीवन काल में वाह! पूरा किया। और गाजियाबाद की जनता ने भी उन्हें भरपूर प्यार दिया। अ, इस बार उनके 100वें जन्मदिन पर जिस तरह से जनता उमड़ कर हिंदी भवन में आई थी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उसको देख के निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि वो आज अपने जाने के 30 साल बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं, जीवित हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत उनकी बड़ी बात होती है ये। ये बहुत बड़ी बात है। जी, और उनकी याद में हिंदी भवन के जो सामने की रोड है उसका नाम भी नगर निगम ने पंडित हरप्रसाद शास्त्री मार्ग के नाम से रखा है। तो वाह! ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ गाजियाबाद को। ये उनके अ, प्रति आदरांजलि है। बिल्कुल, जी, जी। जी। और अब मैं आती हूँ अपनी उस कविता पे जो मैंने पिताजी को श्रद्धांजलि के रूप में लिखी है। जी, मैं सुनाती हूँ। स्वागत। जन्मदिन है आपका, हे तात मैं हर्षाई हूँ। हुँ, जन्मदिन है आपका, हे तात मैं हर्षाई हूँ। मैं विनत श्रद्धा सुमन लघु अंजुरी में लाई हूँ। क्या बात! मैं विनत श्रद्धा सुमन लघु अंजुरी में लाई हूँ। हर सहज भाव सीखा तुमसे, सन्मार्ग मिला नव जीवन का। हुँ, अधिकार मिले हैं वे सारे, कर्तव्य मिला मुझको मन का।
जो मुझे अनुभव दिए वे सब सुखद साथी बने। जो मुझे अनुभव दिए वे सब सुखद साथी बने। मैं उसी वाणी प्रखर का प्रेम अक्षर ढाई हूँ। मैं उसी वाणी प्रखर का प्रेम अक्षर ढाई हूँ। मैं विनत श्रद्धा सुमन लघु अंजलि में लाई हूँ। वाह। सेवा का एक नशा तुम में बहता था शुभ्र भाव देकर। जीवन मनमोहक हो जाता तुमसे बस एक हंसी लेकर। प्यार के मधुकाव्य का मन से सृजन तुमने किया। प्यार के मधुकाव्य का मन से सृजन तुमने किया। मैं उसी मधुकाव्य की सपनों भरी तरुणाई हूँ। मैं विनत श्रद्धा सुमन लघु अंजुरी मिलाई हूँ। वाह। मैं विनत श्रद्धा सुमन लघु अंजुरी मिलाई हूँ। बालक सी मृदुल हंसी उस पर अनुशासन गहरा रहा कड़ा। बदली थी मधुर सुधा रस की यह प्रेम सिंधु था बहुत बड़ा। भाव की सरिता बनी मधुलोक में विचरण करे। भाव की सरिता बनी मधुलोक में विचरण करे। मैं उसी ताजी हवा की याद की पुरवाई हूँ। मैं विनत श्रद्धा सुमन लघु अंजुरी मिलाई हूँ। मैं विनत श्रद्धा सुमन लघु अंजुरी मिलाई हूँ। पावों में छाले पड़े अगर तुम मरहम बन संबल देते। कांटा भी लगा अगर मुझको तुम मुझको भाव विमल देते। तम सदा पीकर चांदनी सा नभ दिया। मैं उसी शीतल निशा में चांदनी सी छाई हूँ। मैं विनत श्रद्धा सुमन लघु अंजुरी मिलाई हूँ। सीखा है तात आपसे ही गिरकर उठना फिर चलना भी। सीखा है तात आपसे ही गिरकर उठना फिर चलना भी। सदकर्म लिए जीवन जीना सीखा कर्मों हित गलना भी। राग हो तुम तात मेरे, राग हो तुम तात मेरे, प्रेरणा मधु की सदा। आप ही का अंश हूँ मैं आपकी परछाई हूँ। आप ही का अंश हूँ मैं आपकी परछाई हूँ। मैं विनत श्रद्धा सुमन लघु अंजुरी मिलाई हूँ। एक बहुत आदरांजलि, आपने एक श्रद्धांजलि के रूप में आपने अपने पिता को याद किया है, और जो वस्तुतः बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं देश के। ऐसे में जब आज विश्व हिंदी दिवस भी है, और हिंदी दिवस पर आपने जिस तरह की हिंदी शब्दावली अपनी कविता में पिरोई है, यकीनन एक बात कही जा सकती है कि हिंदी का भविष्य विदेशों में भी बहुत उज्जवल हम कह सकते हैं। जब विदेशों में बसे हुए भारतीय, वो प्रवासी भारतीय जब वहां पर अपनी संस्कृति लेके गए हैं और उस संस्कृति का प्रसार कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका न्यूयॉर्क हो, चाहे वॉशिंगटन हो, या दूसरे जो शहर हैं वहां पर हो, क्योंकि हमने देखा है अटलांटा और कोलंबिया से भी हमने बातचीत की है, वहां भी भारतीय जो बसे हुए हैं वहां भी उन्होंने अपने अपने हिसाब से बहुत तरीके से हिंदी को बहुत और भारतीय संस्कृति को बहुत प्रसारित और प्रचारित भी किया है। आप अद्भुत मीडिया से जुड़ी हुई हैं जी, वहां के ब्यूरो चीफ हैं, ये अद्भुत मीडिया क्या है? विभिन्न भाषाओं में एक पत्र समाचार पत्र है जो कि प्रसारित होता है, विभिन्न देशों से प्रसारित होता है। और इसके जो संस्थापक हैं उन्होंने मुझे न्यूयॉर्क का कार्यभार दिया है, तो मैं उनके साथ जुड़ी हूँ और अपना सहयोग समय समय पर उनको देती रहती हूँ। यहाँ पर जी, क्या इसमें भारतीय भाषाओं का भी समावेश है? जी, इसका क्या नाम, मैंने विभिन्न भाषाओं में इसका हिंदी में भी प्रसारण होता है, पंजाबी में होता है और इंग्लिश में भी होता है, तो तीनों भाषाओं में इसका प्रसारण होता है। तो ये बड़े गर्व की बात है कि जो आपका अद्भुत मीडिया जिसकी आप ब्यूरो चीफ हैं, वो हिंदी और पंजाबी जैसी भारतीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण और प्रकाशन करता है। ये एक हमारे लिए गर्व की बात है। वहाँ अलग-अलग जो प्रांत के लोग होते हैं, चाहे गुजराती हों, चाहे वो मराठी हों, तमिल,
तेलुगु या फिर बंगाली हों या फिर ठेठ उत्तर भारतीय हों, उनके जो हिंदी का जो बोलने का जो तरीका होता है और आप जिस तरह से बोल रही हैं, क्योंकि आपके बोलने में भी काफ़ी कुछ जो अंग्रेज़ी का एक थोड़ा कहीं-कहीं टच आता है, न्यूयॉर्क का टच आता है ना? जी। तो वहाँ उनके बोलने में भी क्या उस तरह का टच आता है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम कितना भी कहीं भी रहें, विश्व के किसी भी कोने में हम रहें, लेकिन हमारे मन में जो भारतीयता, जो अपने संस्कार, जो अपनी संस्कृति बचती है, वो हमसे कभी नहीं अपनी पहचान को बनाते हुए अगर ऊपर उठे, तो उससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती। दूसरों को के गुणों को अपनाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी पहचान को छोड़ना ये मुझे तो मंजूर नहीं है वो बिल्कुल, ये बिल्कुल, बिल्कुल। बात। अब के ये दौर में यदि हम जी, पिछले 20 सालों के दौर को देखें, इस 21वीं शताब्दी के दौर को देखें और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को देखें, तो क्या अंतर देखती हैं आप वहाँ? जी, भारतीयों का के प्रति लोगों का जो नज़रिया है वो बहुत ही आप आश्चर्यचकित होंगे उस नज़रिए को देखकर। हम लोगों को जैसे कहते हैं ना, हमारे चाहे तो वो काम करने का तरीका हो, काम के प्रति हमारा डेडिकेशन हो, हमारे वर्क एथिक्स हो, सभी को लोग बाग मानते हैं और अम, अ, बहुत सम्मानपूर्वक हमें देखा जाता है। यहाँ के जो होटल इंडस्ट्री है उसमें इंडियंस बहुत हैं। वो विस्मित होते हैं देख कर के किस तरह से आप लोग लाइक कैसे मैनेज करते हो हर चीज़ को। जी, आप जी, जी। भारतीयों का जो अमेरिकन राजनीति है, यूएस की राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उसमें किस तरह का उनका दखल देख रही हैं और क्या उनका जो स्टेटस वहाँ का उसको देख रही हैं? राजनीति के क्षेत्र में भी भारतीय आ रहे हैं। पहले नहीं थे लेकिन अभी आ रहे हैं और मुझे लगता है अभी भी जो है भारतीयों का वो राजनीति की तरफ थोड़ा कम है। चलिए राजनीति में भी लोग आ रहे हैं भारतीय वहाँ अपना जिस तरह सिलिकॉन वैली और होटल इंडस्ट्री में भारतीयों का दबदबा है, एक दिन शायद हो सकता है कि राजनीति में भी उनका दबदबा हो। चलिए हिंदी की तरफ एक बार फिर लौटते हैं। आपने जी। कुछ 3 जो आपके साझा कविता संग्रह आए हैं। बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस समूह के साथ जुड़ी हूँ। ये भी न्यूयॉर्क से ही में ही बना हुआ एक समूह है और हम पूरे विश्व से एक साथ मिलके हर शनिवार को एक मुशायरा करते हैं और उसमें हर तरह की कविताओं का स्वागत होता है, लेकिन मुख्यतः इसका जो दायरा है वो गज़लों का है। गज़लों के लिए है ये समूह। तो यहीं पे इसी ग्रुप्स के साथ मिलके मैंने गज़ल लिखना सीखा है और अशोक सिंह जी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, कुंवर बेचन के पुत्र और पुत्रवधू प्रगीत और भावना कुंवर जी, और बहुत सारे बड़े नाम इस समूह में हर शनिवार को अपनी गज़ल पेश करते हैं। हमें एक मिसरा दिया जाता है और उसी मिसरे पर हम सब लोग गज़ल कहते हैं, एक ही वाह! मिसरे पर। क्या बात है। बहुत और बहुत अच्छी बात है। 100वां जब एपिसोड हुआ था उसका एक संस्करण आया था और अभी-अभी आई थिंक 28 या 29 नवंबर को दूसरी पुस्तक 200वां जो संस्करण इसका दूसरा आ गया है। संस्करण दूसरा बिल्कुल। भी आया है और इतना सीखने को मिलता है कि आप को मैं बता नहीं सकती। एक मैं अपनी गज़ल सुनाना चाहूँगी जी, जो जी। मैंने बिल्कुल, बिल्कुल। इस जी। वीक के दौरान लिखी है। 26 जनवरी पास आ रही है तो मैं अपनी एक देशभक्ति की ही गज़ल रटती हूँ। जी, स्वागत। थी पली मिट्टी में जिस वो ही मेरी पहचान है। हुँ, थी पली मिट्टी में जिस वो ही वो ही मेरी मेरी पहचान है। पहचान है। जा लुटा पाऊँ मिले मौका यही अरमान है। वाह! जा लुटा पाऊँ मिले मौका यही अरमान है। प्यार से जीता जहाँ को ज्ञान गीता का दिया।
प्यार से जीता जहाँ को, ज्ञान गीता का दिया, सत्य अहिंसा शस्त्र जिसके और तिरंगा शान है। सत्य अहिंसा शस्त्र जिसके और तिरंगा शान है। और ये जैसा कहा कि हमें एक मिसरा दिया जाता है और उस मिसरे पर ही हमें गिरह लगानी होती है सबको। तो गिरह का शेर है, चूड़ियां हाथों में खनके वक्त पर तलवार भी। चूड़ियां हाथों में खनके वक्त पर तलवार भी। मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। माँ कहे हम गाय को, माँ कहे हम गाय को, और चांद को मामा कहें। माँ कहे हम गाय को और चांद को मामा कहें। पूजते नदिया जलधि, पत्थर में भी भगवान है। पूजते नदिया जलधि, पत्थर में भी भगवान है। भाल पर हिंदी की बिंदी है मुकुट हिमराज सर। भाल पर हिंदी की बिंदी है मुकुट हिमराज सर। देववाणी बोल करते देवता गुणगान है। देववाणी बोल करते देवता गुणगान है। दे दिया अपनाने वाला, दे दिया अपनाने वाला द्वार आए अतिथि को। दे दिया अपनाने वाला द्वार आए अतिथि को। इस अनोखी प्रथा वाली धरा पर अभिमान है। इस अनोखी धरा प्रथा वाली धरा पर अभिमान है। हर मका हर घर तिरंगा हो जमी या आसमां। हर मका हर घर तिरंगा हो जमी या आसमां। बसता हो हर दिल तिरंगा, बस यही अभियान है। वाह वाह, क्या बात बसता हो हर दिल तिरंगा, बस यही अभियान है। वाह। जन्म इस धरती पे हो हर बार इसके संस्कार। जन्म इस धरती पे हो हर बार इसके संस्कार। हाथ दोनों जोड़ मोना मांगती वरदान है। हाथ दोनों जोड़ मोना मांगती वरदान है। थी पली मिट्टी में जिस वो ही मेरी पहचान है। थी पली मिट्टी में जिस वो ही मेरी पहचान है। वाह, बहुत खूब। मिले मौका यही अरमान है। देश के प्रति इतनी अगर श्रद्धा हो तो वाकई हमारा भी जो सर है एक बार झुकता है कि हाँ, दूर 7 समंदर पार कहीं बसे हुए लोग, उनके दिल में बसा हुआ हिंदुस्तान, उनके दिल में बसी हुई हिंदी ज़बान एक ऐसे मुकाम पर है कि जहां हम ये कह सकते हैं, हाँ, हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारा हिंदुस्तान है। ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है और ये गर्व हर भारतीय को होना चाहिए हमारे हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तानी ज़बान पर और हिंदुस्तानी आवाम पर। ये हमें गर्व होना चाहिए और हमें गर्व है हमारे देश पर। ये बहुत बड़ी बात है। मधु जी, क्योंकि एक समय होता है हर चीज़ का, कार्यक्रम का भी अभी एक काफ़ी लंबा समय खिंच गया है, हम इसको विराम देना चाहेंगे। चलते-चलते हम बस आपसे यही कहेंगे कि आपने कहा कि हिंदुस्तानियों का या भारतीयों का एक डेडिकेशन वहाँ जो है वो मानते हैं, सर्विस एथिक्स वो मानते हैं। भारत में जो बसे हुए भारतीय हैं, क्योंकि आप भी वो यहाँ इसी भारत से गए हैं, यहाँ पर जब हम सर्विस एथिक्स की बात करते हैं, डेडिकेशंस की बात करते हैं, क्या आप मानते हैं कि उतना ही डेडिकेशंस, उतना ही एथिक्स यहाँ के लोगों में हैं? ये आखिरी सवाल। बहुत लोगों में है वो वर्क एथिक्स, लेकिन हमें उनको और ऊंचा उठाना पड़ेगा निश्चित रूप से। काम जो भी है, हम जो भी काम करते हैं उसमें जब तक हम अपना 100% नहीं देंगे तब तक उसमें हमको एक्सीलेंस नहीं मिलेगी, हम उसमें सफल नहीं हो सकते। तो हमें हर किसी के अलग अलग कैपेसिटी होती है काम की, या किस तरह से वो कर सकता है, लेकिन हमें उसमें निखार लाने की, हमें उसमें उस नया सीखने का जो एक लगन है, जो एक जज्बा है, उसको किसी भी तरह से हम नकार नहीं सकते। अगर कहते हैं ना कि अगर पानी को अगर रोक दिया जाए तो वो गदला हो जाता है। इसीलिए ज्ञान जो है और सीखना जीवन में इसका जो प्रवाह है वो निरंतर चलता रहना चाहिए। अदरवाइज वो पुराना हो जाएगा और आपके किसी काम का नहीं रहेगा। काम
होना हाथों में ये एक बहुत बड़ा वरदान है। जब आपके पास काम नहीं होगा तो आपको आपका जीवन कैसा होगा? फिर हम कहते हैं, फिर हम शिकायतें करते हैं, अरे देश में बेरोज़गारी है। देश में बेरोज़गारी तो है, लेकिन वो जो अवसर हमें मिलते हैं, उसका कितना फ़ायदा हम उठा पाते हैं? ये हमें अपने आप से प्रश्न पूछना होगा सभी को, और हाँ, ये याद रखना होगा कि काम होना हाथों में, ये भगवान का वरदान होता है। ये जी, बहुत बड़ी बात है कि हमारे हाथ में जो भी काम है, वो भगवान का वरदान है और उस वरदान को हमें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए, ना कि हम उसमें कोई नुक्स निकालें, कोई कमियाँ निकालें। एक जी, बहुत पॉज़िटिव जो थिंकिंग जिसको हम कहें, सकारात्मक सोच, ये हम लेके चलें, तो निश्चय ही हम ये कह सकते हैं कि भारत यकीनन विश्व गुरु बन जाएगा। बहुत शीघ्र जी, बनेगा, ये पूरा विश्वास है। जी, मधु जी, जी, आपका जी। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल के लिए इतना समय निकाला। दूर वहाँ न्यूयॉर्क में बैठे हुए आपने हमें समय दिया है। हमें उम्मीद है ये बातचीत हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगी और यदि आपको ये हमारी बातचीत पसंद आई, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स भी लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।